हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट, और उसके डिफरेंट कंटेंट, और उसी चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो हम अब इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, यस। सो आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ब्रीदिंग जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, मेनली O2 एंड CO2, एंड रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन टू क्रिएट और बिल्ड अप ATP, है ना। हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो भी फूड हमने इनटेक किया है उससे उसके मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा और उसके बाद उनसे हम ATP सिंथेसिस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ATP सिंथेसिस वाला, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस, है ना, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस सभी में होती है। ग्लाइकोलिसिस के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्लाइकोलिसिस है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली की ज़रूरत नहीं है, तो ये यूनिसेलुलर में भी होगी और मल्टीसेलुलर में भी होगी। एनारोबिक बैक्टीरिया अगर है कोई या ऑर्गेनिज्म है उसमें भी होगी, क्योंकि ये तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, इसके लिए ऑर्गेनेली की ज़रूरत ही नहीं है। या एरोबिक है उसमें भी ज़रूरत होगी। इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पाथवे, क्योंकि ये हर तरीके की सेल में प्रेजेंट होती है फॉर द ATP प्रोडक्शन। तो इतना हमने लास्ट अपने पार्ट 6 में डिस्कस कर लिया था अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम उसके आगे की जो कंटेंट हैं वो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सबसे पहले इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें। ये क्या है, बेसिक ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ATP प्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, एज आई सेड अर्लियर, कि जो ग्लूकोज है उसने ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके वो अंदर आ गया सेल के। ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है सारी, मान लीजिए आप। ठीक है, ये ग्लूकोज क्रॉस करके अंदर आ गया और इसने साइटोप्लाज्म में, ये सारा हम कह देते हैं ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म में इस एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट बनाए। ये जो प्रोसेस है, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट का बनना, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें 2 ATP का गेन होता है। NADH का भी होता है, लेकिन उसको हम इस टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि ATP तो हमारी करेंसी है, लेकिन हमारा NADH या FADH क्या है, NADH क्या है, NADH हमारा एक चेक है जिसको भुनाने के लिए हमें बैंक में जाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही हमें करेंसी मिल पाएगी, तो वो यहाँ तो नहीं यूटिलाइज होगा। ठीक है। इसके बाद ये जो 2 पायरूवेट हैं, ये पायरूवेट मॉलिक्यूल अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और इट गेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है। तो ये जो पायरूवेट है, ये in the presence of certain coenzymes and NAD, it get convert into acetyl coenzyme A, और इस टाइम पर एक CO2 मॉलिक्यूल भी निकलता है। और ये जो पायरूवेट होता है ये कितने कार्बन का है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और उससे 2 पायरूवेट बन रहे हैं, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और यहाँ से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो दूसरा हमारा क्या बचेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, वो बचेगा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये जाके अपनी नेक्स्ट साइकिल में अपना रोल प्ले करता है और वहाँ पर ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो कैसे करेगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई। तो ये जो ग्लूकोज है इसने एंट्री की साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में थ्रू ग्लाइकोलिसिस 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बनाए, और उस टाइम पर इसको नेट गेन हुआ 2 ATP का, है ना। सो एक बार इस सारे स्टेप्स को हम रीड करते हैं कि ATP प्रोडक्शन में 3 स्टेप्स यूज होते हैं। फर्स्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट वन इज योर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और वी कैन कॉल इट TCA साइकिल। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं और इसे TCA साइकिल भी कह सकते हैं। एंड देन
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जहां पे एटीपी फाइनली प्रोड्यूस होगा। सो इन यूकैरियोट जो नीचे के दो प्रोसेस हैं, ये सारे के दोनों होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और लार्ज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में एटीपी प्रोडक्शन होगा। और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो हमें एटीपी मिले हैं वो यूटिलाइज होंगे। तो इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आप देखें इस डायग्राम में, ये जो पाइरूवेट है वो अंदर आया, अंदर आके ये पाइरूवेट इन्वॉल्व हो गया इस TCA साइकिल में, और इसने इन्वॉल्व होके यहाँ पे फिर से 2 ATP बनाए और NADH भी बनाए, लेकिन वो हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में जाएंगे। और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज हुए वो अंदर चले गए यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यहाँ पर लगे होते हैं F0 F1 पार्टिकल, और यहाँ पर फिर आपका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ATP प्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपका जो है साइटोप्लाज्म में होगा, सेकेंड TCA साइकिल ये आपकी कहाँ होगी, मैट्रिक्स में होगी, जो वाटरी चीज है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और फाइनली एटीपी जनरेट होगा वो होगा ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक तो हमें इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, और ये डायग्राम बहुत अच्छे से हमें बता रहा है कि कौन सी साइकिल किस जगह होने वाली है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अभी क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यस, सो व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये स्लाइड है तो एक बार फिर से इस स्लाइड को हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही जो है ओलिगोसैकेराइड वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट होगा, राइट। स्टार्च कन्वर्ट होगा आपका किस में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ग्लूकोज है इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कब? जब फाइनल स्टेप पर हम आ जाएंगे तब। बीच बीच में एक आध मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लूकोज, वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में, ठीक है। और कार्बन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों होगा, क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्डिंग है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ लग जाएंगे, 2 यहाँ लग जाएंगे, तो इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकते, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और रिमेनिंग जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, जो प्रोटॉन हैं उनको यूटिलाइज करके उनको फाइनली एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, और वो आपका वाटर बना देगा। तो फाइनल एक्सेप्टर की फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीजन काम करता है। तो इस दौरान जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है फ्रॉम ग्लूकोज टू CO2 प्लस H2O, प्लेंटी ऑफ एनर्जी निकलती है, और जो कि कैप्चर होती है इन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल दैट इज ATP। क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, तो वो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और वेस्ट तो हमने करनी नहीं है। इतना सारा हमने खाना खाया है, क्यों खाया है? ताकि हमारे अंदर एनर्जी रहे। जब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े फॉर एनी अवर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फॉर एनी अवर थिंकिंग, ईटिंग, ब्रीदिंग, इन सभी चीज़ों के लिए एक्टिविटी, लोकोमोशन चाहिए, तो तब हम उसको यूटिलाइज करें। तो तब तक के लिए उस एनर्जी को बॉडी कैप्चर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जनरेशन ऑफ पाइरूवेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप एंड फर्मेंटेशन में इसके आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो सभी में होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें क्या होगा, इस वाली जो फ्लो चार्ट है इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें ये 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो रहा है डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू 3 कार्बन वाले 2 पाइरूवेट में, है ना। और ये स्टेप्स सारे हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं ले रही हूँ। और ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट अगले स्टेप्स में को फॉलो करके यहाँ, अच्छा इन्होंने यहाँ इसमें सारे स्टेप्स इधर भी दिखा दिए हैं, फॉलो करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पाइरूवेट बनाते हैं, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है 6 मॉलिक्यूल वाला, वो 3
मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले 2 पायरूवेट बनाते हैं और इसमें 2 ATP, यहाँ पर एक ATP इन्होंने यूज़ किया, यहाँ पर एक और किया, 2 ATP यूज़ हुए, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि -2 ATP, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे 2 ATP सिंथेसाइज भी हुए हैं, किससे? एक पायरूवेट मॉलिक्यूल से। तो 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल से कितने होंगे? ऑब्वियसली 1 से 2 हो रहे हैं तो 2 से 4 होंगे, राइट। तो यहाँ पर 4 हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब 4 और इसी टाइम पर NADH भी बन रहा है ना, तो यहाँ पर NADH भी बन रहा है। एक पायरूवेट मॉलिक्यूल से एक NADH बन रहा है तो 2 से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, तो ये टोटल कैलकुलेशन हो गई हमारी ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP से अगर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP काटेंगे तो हमारा कितने बच गए? चलिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 2 ATP एक जगह, यहाँ पर ये वाला लिख दिया, और 2 ATP ये वाला लिख दिया, नीचे वाला, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 गए, अब हमारे 2 ATP बच गए, 2 ATP। और जब ये 2 ATP क्या है? करेंसी है, तो ये हमारा क्या हुआ? दिस इज अवर नेट गेन। ये हमारा इस प्रोसेस में नेट गेन हुआ 2 ATP का। लेकिन यहाँ पर हमने 2 NADH भी मिले हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, लेकिन ये हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ना। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल गेन कितना हुआ, तो हम 2 NADH 1 NADH मॉलिक्यूल हमें देता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे? 6, और 2 यहाँ पर मिल गए हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल हो जाते हैं 8 ATP। सो टोटल गेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 8 ATP, ठीक है, और नेट गेन 2 ATP, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। सारे स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तो इनको मैं अभी डिटेल में आपके साथ दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, ये क्लियर है आपको कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन के पायरूवेट मॉलिक्यूल में, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं 2, एक ग्लूकोज से 2, ठीक है, ओके। सो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मीन्स जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था इन ग्लाइकोलिसिस, दैट इज पायरूविक एसिड। अब ये पायरूविक एसिड एंटर करेगा इन क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप और होगा, जहां ये पायरूविक एसिड with the help of certain coenzyme, like in this case coenzyme A and NAD का प्लस यहाँ चला गया है, यहाँ आना चाहिए, ये मैंने CBSE बुक से लिया है, मे बी कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो NAD, सो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर है, एंड पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये जो 3 कार्बन वाला पायरूविक एसिड था ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम A में, और जो रिमेनिंग एक कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, वो कार्बन मॉलिक्यूल बच गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो क्या हुआ? पायरूविक एसिड while reacting with coenzyme A and NADH in the presence of pyruvate dehydrogenate, it get convert into acetyl coenzyme A and 1 molecule of carbon dioxide get released and the synthesis of 1 molecule of NADH यहाँ पर होता है, ठीक है। सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब ये वाला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारे ग्लाइकोलिसिस का, वो पायरूविक एसिड एज सच एंटर नहीं करता है क्रेब्स साइकिल में। फर्स्ट ये एक 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A उसमें कन्वर्ट होता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक NADH मॉलिक्यूल भी बनता है, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी एक NADH मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। किससे बन रहा है? एक पायरूविक एसिड से बन रहा है। तो 2 पायरूविक एसिड से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे भाई, है ना। या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि उससे 2 पायरूविक एसिड बनते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें
तो हमें यहाँ पर 2 NADH यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 6 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस स्टेप, ठीक है। लेकिन होंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। अगेन इन NADH का यूटिलाइजेशन होगा बैंक में जाके, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पर, वहां पर मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया है। चलिए एक बार ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पायरूवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल, है ना, आफ्टर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? एक कार्बन का निकलना और इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय pyruvic dehydrogenase enzyme. This reaction is catalyzed by pyruvic dehydrogenase enzyme and several coenzymes including NAD and coenzyme A. यही हमने डिस्कस किया था अभी। During this process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है, यही डिस्कस किया था ना। So, from 1 molecule of glucose, we can say this, दोनों की बात एक ही होती है। And this acetyl coenzyme A then enter in a cyclic pathway which is also called tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle. Why Krebs cycle? क्योंकि ये जो साइकिल है वो सबसे पहले बताई थी, इल्यूसिडेट की थी हैंस क्रेब ने, तो साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मीन्स उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज सिट्रिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं, 3 उसमें COOH के का ग्रुप लगा होता है, इसलिए इसे हम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट और की प्रोडक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम दैट इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक मॉलिक्यूल है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर निकल जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। आई होप ये स्टेप आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसको हम बोल रहे हैं साइकिल, और जबकि ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पाथवे, मीन्स लीनियर पाथवे, नॉट पाथवे, लीनियर पाथवे, क्योंकि उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो दोबारा फर्स्ट प्रोडक्ट से जाके मिल नहीं रहा, देयर इज नो साइकिल। मगर यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा कि इस साइकिल में जो क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है वो फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ मिलकर जो कुछ ऊपर से कंपोनेंट आ रहा होगा फिर से फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा, मीन्स ये यूटिलाइज होता है, तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट TCA साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एंड अगर हम साइंटिस्ट के नाम पर देखते हैं तो इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज सिट्रिक एसिड। आपको नाम क्लियर हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम पर सिट्रिक एसिड साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पर अगर बोला जाए तो क्रेब्स साइकिल, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। क्लियर? क्यों क्या टर्म क्यों है और किस लिए है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एंड इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेज हमारी ग्लाइकोलिसिस थी, फिर एक इंटरमीडिएट स्टेप था, और ये अब सेकेंड स्टेप है in cellular respiration, the 3-step process by which living cell break down organic fuel molecule in the presence of oxygen to harvest energy they need to grow and divide। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए जो स्टेप्स चलेंगे उसमें ये इसका सेकेंड स्टेप है। और ये मेटाबॉलिज्म सभी में होती है, प्लांट, एनिमल, फंगस, सभी में ये साइकिल्स होती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं। इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया द TCA साइकिल इज कैरिड आउट इन द मैट्रिक्स में होगी। ये मैं अभी लास्ट स्लाइड में भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी। यस, सो इस साइकिल को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके अभी देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको साइकिल समझने में, कतई कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगी, मगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बातें सुननी है। देखिए, ये हमारी है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इस सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट, जो किसका लास्ट प्रोडक्ट है और की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। और ये स्टेप अभी हमने डीकार्बोक्सिलेशन वाला पढ़ लिया है। ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A।
तो ये जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल था वो इसकी लास्ट प्रोडक्ट से, दैट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलके 4 + 2 क्या बनाया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का सिट्रिक एसिड बना दिया। ठीक है, अब ये सिट्रिक एसिड है, इसी के नाम पर इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो ये जो 6 कार्बन एटम है ये फाइनली फिर से कन्वर्ट होगा 4 कार्बन में। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट दोबारा से रिसाइकिल होने वाला है इस साइकिल में। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, दैट इज योर सिट्रिक एसिड एंड इट इज 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, और जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दिस इज 4 कार्बन एटम। और ये हमें पता है कि पाइरूवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और इसलिए 2 कार्बन का बच जाता है, तो 2 + 4 6। ठीक है, नाउ दिस फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल ट्राई टू गेट कन्वर्ट इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल। कोई भी वो ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा, और खासतौर से यहाँ तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा जो कि 4 कार्बन का हो। तो 4 कार्बन का बनाने के लिए वो क्या करेगा, अपने इनिशियल स्टेप्स पर क्या करेगा, एक एक करके कार्बन रिलीज करेगा। तो देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन में। पहले यहाँ पर 1 कार्बन रिलीज करता है ये, तो अभी कन्वर्ट हो गया 5 में। ठीक है, और ये बन गया अल्फा ग्लूटेरिक एसिड। यहाँ पर एक किया और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तब हमारा एक NADH भी बन गया। ठीक है, अब फिर से 4 बनाने हैं ना, तो यहाँ पर 1 कार्बन निकाला, फिर से अल्फा ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होगा अपने दूसरे प्रोडक्ट्स में जो कि 4 कार्बन एटम के होंगे, और उस दौरान फिर से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तभी तो कन्वर्ट होगा। 1 कार्बन रिलीज करेगा और कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, तो 2-2 के साथ जुड़ के वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो गया और इस टाइम पर फिर से क्या हुआ, NADH बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, योर फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल गेट कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल एंड देन सक्सेसिवली 4 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इनिशियल 2 स्टेप में उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, और इन द सेम स्टेप जब कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज की NADH भी फॉर्म कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंट स्टेप में ड्यूरिंग दिस स्टेप वो कन्वर्ट हो गया 6 to 5 एंड देन 5 to 4। 4 इज योर सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका है सक्सिनिक एसिड, और जब ये कन्वर्जन चल रहा था तो उसी टाइम पर GDP GTP में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, GDP GTP में कन्वर्ट हुआ, और इस GTP ने अपनी जो फॉस्फेट ग्रुप था वो इसने दे दिया ADP को, और ADP देन कन्वर्ट हो गया ATP में। तो अगर आप इसे GDP to GTP कहें या ATP कहें, एक ही बात है। ये अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फिर ADP को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ATP मॉलिक्यूल या GTP मॉलिक्यूल बना। नाउ फ्रॉम दिस सक्सिनिक एसिड दैट इज 4 कार्बन एटम, it get convert into malic acid, that is again a 4 कार्बन atom. And during this process, conversion of succinic acid to malic acid, there is a production of FeDH2 occur. FeDH2 यहाँ पर बनता है। ठीक है, and then malic acid to ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन ही चल रहा है। अब 4 कार्बन से 3 कार्बन 2 कार्बन नहीं बनेगा, जो भी कंपोनेंट बनेगा, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज 4 कार्बन। यहाँ पे 5 के बाद जब ये 4 आ गया, इसके बाद 4 ही 4 चलेगा। ठीक है, तो ये जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, दैट इज 4 कार्बन एटम, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगेन यू विल गेट अनदर NADH। तो यहाँ पर NADH आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही है, अकेला NADH बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे को लास्ट प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन वाला ही चाहिए था। अगर हम फिर से यहाँ पर इस स्टेप में हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाएगा, फिर ये साइक्लिक प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है, ये एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, ये जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही यूज होता है, तभी तो साइकिल पूरी चलती है। 4 कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूल है वो एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 कार्बन है, उन दोनों से मिलकर फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनाता है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज नहीं होगी। इनिशियली फर्स्ट 2 स्टेप्स में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है,
तो 1 molecule of pyruvate get convert into acetyl coenzyme A, that is 2 carbon एटम मॉलिक्यूल। और इस स्टेप में कैसे होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई एंड एक NADH हमारा बना। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री करता है और ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसके साथ ये कंबाइन करके बना देगा सिट्रिक एसिड, दैट इज 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, इसको फर्दर डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप से कन्वर्ट होना है 4 कार्बन एटम। तो ये क्या करेगा, पहले स्टेप में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। जब पहला कार्बन निकालेगा तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, फिर जो अगला प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज अगेन योर सक्सेनिक एसिड। ऑल्दो इसके बीच में एक दो स्टेप्स में और कुछ मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो मैं उनको डिटेल में नहीं ले रही हूँ। ठीक है, और इस स्टेप पर भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाएगी और जब जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ पर NADH बनेगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड देन सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होगा इन मैलिक एसिड, दैट इज अगेन 4 कार्बन एटम मॉलिक्यूल और इस स्टेप पर भी आपका FADH2 बनेगा and then malic acid to oxaloacetic acid, and during this step again NADH is produced but there is no carbon dioxide released। क्यों नहीं रिलीज होगी, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सिट्रिक एसिड साइकिल को अगर हम मोटा मोटा देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक NADH यहाँ मिला 1, ठीक है, यहाँ पर दूसरा मिला 2, यहाँ पर तीसरा मिला 3 और एक FADH मिला। ठीक है, तो 3 मिले NADH रिलीज हुए ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल ऑफ 1 पाइरूवेट। और यहाँ पे बात कितने की हो रही है, 2 पाइरूवेट, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या 2 पाइरूवेट। ठीक है, तो 2 पाइरूवेट अगर हम एक का ही चलिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम डबल कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ 3 मिले और एक से मिलता है 3, तो 9 टोटल में लिख सकती हूँ, 9 ATP लिख सकती हूँ, है ना, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से। ठीक है, और एक FADH2 मिला, इससे मिलते हैं 2 ATP। ठीक है, और एक यहाँ पर GTP मिला, तो यहाँ पर ये जो फिर से ATP बनाएगा यहाँ, सॉरी, तो यहाँ पर फिर हमसे लिख सकते हैं 1 ATP। तो यहाँ कितने मिल गए, 9, 10, 11, 12, 12 ATP। किससे, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड से हमें 12 ATP मिल रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड विल रिलीज 12 into 2 24 ATP। डबल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर 24 ATP का टोटल गेन होगा। लेकिन 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 यहाँ पर क्या हम ये NADH यूज कर पाएंगे, नो। ये क्या है, ये भी चेक है, ये भी चेक है और ये भी चेक है। तो ये टोटल गेन की जब बात आएगी तब हम कहेंगे कि 24 ATP यहाँ से हमें मिलेंगे, मगर अभी नहीं मिलेंगे। तब मिलेंगे जब हम बैंक में जाएंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर नेट गेन कितना हुआ, यहाँ पर भी नेट गेन ATP का 2 मॉलिक्यूल ही हुए हैं जो कि GTP वाले हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, या एक पाइरूवेट से 1 मिलेगा और 2 पाइरूवेट से, तो यहाँ पर भी नेट मिलेगा 2 ATP। और जबकि टोटल मिलेगा, टोटल ATP का कितना गेन हुआ, टोटल गेन 24 इन ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये 24 है सिट्रिक एसिड साइकिल के। और इससे पहले ये जो इंटरमीडिएट स्टेप था, यहाँ पर भी एक पाइरूवेट से हमें एक NADH मिल रहा है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एक पाइरूवेट से, तो 2 से कितने मिलेंगे, यहाँ पर 6 ATP। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में हमारे को कितने मिले थे, ग्लाइकोलिसिस में हमारे शुरू में 2 यूटिलाइज हुए थे, 4 हमने सिंथेसाइज किए थे, है ना। ऐसा ही तो था, -2 ATP पहले यूज हुए थे प्रिपरेटरी फेज में, और आगे वाले स्टेप्स में हमने 4, चलिए 2 करके ही लिखते हैं,
2 ATP एक स्टेप पर मिले, 2 ATP एक स्टेप पर मिले, ठीक है, और हमें NADH मिले, है ना। NADH कितने मिले, NADH से 1 से 3 मिलेंगे तो 6 ATP हम बोल सकते हैं, एक पायरूवेट से मिले। अब इसको अगर हम करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे बचे टोटल 8 ATP टोटल गेन इन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। और अगर हम नेट गेन की बात करेंगे तो ये हट जाएगा जी, क्योंकि ये तो अगेन बैंक में जाके यूज होगा। तो अगर हम नेट गेन की बात करेंगे तो हमें 2 ATP का ही वहां पर फायदा होगा, जिसे हम इंस्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ये दोबारा से मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अगर हम इस सारा जो हिसाब किताब हम अभी कर रहे हैं, अभी अगर इस हिसाब किताब को पूरा देखा जाए, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमें एनर्जी अल्टीमेटली इतना जो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो हमारे को मिल कितना रहा है, तो 6 यहाँ पर मिले, और हमें अभी हमने डिस्कस किया 8 ATP हमें ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस मिल रहे हैं। तो हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, इनको ऐड कर दीजिए, 6 + 4 + 8 कितना हुआ, 8 आ गया, एंड 1 बचा, 2 + 1 38। तो हमारे को टोटल 38 ATP का गेन होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं 36 भी लिखा हुआ है, अब 36 किस केस में होगा वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, ये जो 8 ATP है ये ग्लाइकोलिसिस में मिले, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। 6 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड 24 ड्यूरिंग योर सिट्रिक एसिड साइकिल। आई होप ये पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल। मुझे लगता है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब सिट्रिक एसिड साइकिल जो मैट्रिक्स में हो रही थी उसके थ्रू डिफरेंट NADH रिलीज हो रहे हैं अलग अलग स्टेप पर, और किसी एक स्टेप पर हमारा GTP भी बन रहा है जो फाइनली कन्वर्ट होता है ATP में। तो ये जो NADH है वो सारे के सारे अब आगे मेन टारगेट पर, जहां पर ये कन्वर्ट होंगे ATP पर, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ प्रोसेस बाय विच NADH एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड अ प्रोटीन ग्रेडियंट इज फॉर्म, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पर बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसका क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जी, और एक प्रोटॉन होता है। तो कभी कभी आपसे इलेक्ट्रॉन के टर्म में यहाँ पर बात की जाएगी, कभी कभी प्रोटॉन के टर्म में बात की जाएगी। आपको समझना है हाइड्रोजन रिमूवल है तो दोनों चीज़ें, उसकी जो कंपोनेंट हैं वो अलग हो गए हैं और अलग अलग पाथवे से वो ट्रांसफर होंगे, वन कैरियर टू अनदर कैरियर एंड सक्सेसिवली अनदर कैरियर, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन है वो एक ग्रेडियंट डेवलप कर लेगा और वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। एंड दिस इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन in which making of ATP occur. Okay, making of ATP occur by using proton gradient generated by electron transport chain. Oxidative phosphorylation क्या है? Phosphorylation means making of ATP by the proton gradient which is generated by electron transport chain. So respiration by mitochondria, oxidation of substrate is coupled to the phosphorylation of ADP. Respiration means consumption of oxygen proceed only when ADP is present, ठीक है। तभी तो ADP प्रेजेंट होगा, वो उसको फॉस्फेट ग्रुप देगा और हमारा ATP बनेगा, एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी, एक किसी एक फॉर्म में जनरेट हो जाएगी जिसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं। और इसीलिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ADP एडेड, उस पर ही डिपेंड करेगा। सो in electron transport chain it is a series of sequentially oxidation and reduction reactions. तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कहीं रिडक्शन हो रहा होता है, कहीं लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, कहीं गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है। और इसमें हमें फाइनली ऑक्सीजन का रोल भी देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्यों चाहिए हमें। रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्यों चाहिए, वो हमारा अल्टीमेटली करती क्या है, ठीक है। यहाँ हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि ऑक्सीजन का रोल क्या है।
इट इज अ फाइनल एक्सेप्टर, वो हम अपनी कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चेन passes electron from NADH or FeDH to oxygen and produce H2O. ठीक है, ये तो इन्होंने यही लिख दिया, थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. तो ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल एक्सेप्टर का काम करती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद H2O बना लेती है. ठीक है, सिंस NAD और FAD आर इन लिमिटेड सप्लाई, दे मस्ट बी रिसाइकिल, और ये क्योंकि कम होते हैं तो ये रिसाइकिल भी हो जाते हैं. चलिए, तो इससे पहले हमने क्या बात की थी, ये एक पूरी सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये उसका क्या है, मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में हमारी हुई क्रेब्स साइकिल और इसके बाहर है साइटोप्लाज्म, वहां से आया पायरुवेट, यहाँ पर इसने क्रेब्स साइकिल कर दी ऐसे. ठीक है, क्रेब्स साइकिल यहाँ चली और यहाँ पर उसने बहुत सारे NADH2 FADH2 ये रिलीज किए, और इसके बाद ये जो NADH2 FADH2 हैं ये चले गए इनर मेम्ब्रेन पर माइटोकॉन्ड्रिया की, और वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेटली आगे मूव किया वन कैरियर टू अनदर. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस किया. तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्यों? क्योंकि देयर आर, ये देखिए पर्पल कलर में ये जो बने हुए हैं ये सारे के सारे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू NADH और FADH2 बन रहे थे, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो इन कैरियर के थ्रू ट्रांसफर होंगे, और जो प्रोटॉन हैं वो आप देख रहे हैं डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अदर साइड पर चले जाते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase, that is your complex 1. ये जो complex 1 है, यहाँ पर in the presence of an enzyme that is known as NADH dehydroxylase, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होके NADH gets convert into NAD and हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन है वो डायरेक्टली निकलेगा और जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में आएगा, देन कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 एंड सक्सेसिवली कॉम्प्लेक्स 4. सो यहाँ पर सीरीज ऑफ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, प्रोटीन कैरियर लगे हुए हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ओके, सो ये इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन होके ये NADH में कन्वर्ट हुआ और इसने यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फर्दर किसने रिसीव किए, यूबिक्विनॉन ने. यहाँ पर ये येलो कलर का जो दिया हुआ है, इस यूबिक्विनॉन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2. इसने यहाँ से भी लिया, और ये जो FADH2 जो आपको पता है सिट्रिक एसिड साइकिल में एक स्टेप पर बन रहा था, ठीक है, वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 में गया और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ सक्सिनेट से और ये कन्वर्ट हो गया FAD में, और यहाँ जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी यूबिक्विनॉन ने ले लिए. आपको याद होगा, मैं चलिए पुरानी साइकिल आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, ये हमारा FADH2 सक्सिनिक एसिड से, है ना. सक्सिनिक एसिड व्हेन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, यहाँ पर FADH2 फॉर्म हो रहा है. तो यही FADH2 यहाँ पर डायरेक्टली FAD में कन्वर्ट हो जाता है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो भी यूबिक्विनॉन, इलेक्ट्रॉन्स मेनली यूबिक्विनॉन लेता है. तो यहाँ से भी इसने कॉम्प्लेक्स 2 से भी लिए इलेक्ट्रॉन्स और कॉम्प्लेक्स 1 से NADH के लिए, NADH के कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से FADH वाले इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए, इसने यूबिक्विनॉन ने. ठीक है, अब ये जो यूबिक्विनॉल है रिड्यूस फॉर्म में आ गई. यूबिक्विनॉल इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to cytochrome C via cytochrome BC1 complex, that is also known as complex 3. अब ये जो यूबिक्विनॉल है ये ऑक्सीडाइज हुई जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफर किया, क्योंकि एक मोबाइल कैरियर है. ठीक है, ये मोबाइल कैरियर है तो इसने
ये साइटोक्रोम सी के थ्रू इसने सबसे पहले दिए साइटोक्रोम सी को, और साइटोक्रोम सी ने दिए कॉम्प्लेक्स 3 को। उसने यहाँ से भी उठाए, यहाँ से भी उठाए, इसको प्रोवाइड किए, ये मोबाइल कैरियर है, यहाँ आया, और फिर इसने इकट्ठा होके कॉम्प्लेक्स 3 में सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। देन साइटोक्रोम सी, व्हाट इज साइटोक्रोम सी? इट इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी आउटर सरफेस पे लगी रहती है ये साइटोक्रोम सी, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर, ये मैंने आपको बताया था अभी, ये एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो ये भी कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनको मिले हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए ये मोबाइल कैरियर यूज होता है, विच इज नोन एज साइटोक्रोम सी, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A3। ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसके अंदर A3 होते हैं, A3 एंड 2 कॉपर आयंस भी होते हैं। तो ये सारे मिलकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो यहाँ पर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसको फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase। फिर ये जो फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 से 3 देन 4 ट्रांसफर हो रहे हैं, ये फाइनली किसके साथ कपल्ड होते हैं? ये होते हैं कपल होते हैं एटीपी सिंथेस के साथ, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स 5, और फिर वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस कर देते हैं। आई होप ये साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। क्या हुआ था एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH गेट्स कन्वर्ट इनटू NAD और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आयन रिमूव हुए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूबिक्विनोन के पास चले गए। सेकंड कॉम्प्लेक्स में FADH2 FAD में कन्वर्ट हुआ और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दे दिए। यूबिक्विनोन ने फिर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करके कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफर करे। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम बी है और इसने इन दोनों के इकट्ठे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको दिया साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल कैरियर और इसने साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे मोबाइल करके कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर किए और जहाँ पर उन्होंने एटीपी सिंथेस की प्रेजेंस में एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एडीपी बनाया। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं F0 F1 पार्टिकल में प्रेजेंट, जहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। ओके, यस। सो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर है क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1 मॉलिक्यूल NADH होता है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, वाइल 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 ये कितना बनाता है? इट विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो ये डिपेंड करेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage process. Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by the removing of hydrogen from the system, as oxygen act as a final acceptor of hydrogen and oxygen हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी बना देती है। तभी तो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, यही तो प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन का। क्या है? ग्लूकोज से क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यही तो हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये जो ग्लूकोज है इट फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू 1 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड तो ये ऑक्सीजन क्या काम कर रही है? इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए ऑक्सीजन का रोल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, सो यहाँ पर एक बार फिर से सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, तो इनको हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी IMM।
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उससे पहले हम मैट्रिक्स में थे जहाँ क्रेब्स साइकिल हो रही थी। अब क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट है फाइनल, वो जहाँ NADH और FADH2 रिलीज हुए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जा रहे हैं, और जहाँ बहुत सारे कैरियर प्रोटीन लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को ले रहे हैं और उनको ट्रांसफर कर रहे हैं वन टू अनदर। ये प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। सो दिस इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज योर मैट्रिक्स, ओके, जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ NADH, FADH2 रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। सो पहला कॉम्प्लेक्स 1 का क्या काम है, वेयर NADH इलेक्ट्रॉन एंटर टू द चेन, यहाँ इट गेट कन्वर्ट इनटू NAD, और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो चेन में कॉम्प्लेक्स 1 में इन्होंने एंटर कर लिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किए, FMN ने रिलीज किया, देन फेरस सल्फेट ने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है उसने एक्सेप्ट करे, और फिर इसके थ्रू ट्रांसफर हो के ये यूबिक्विनोन जो कि एक मोबाइल कैरियर है, इट इज़ अ मोबाइल कैरियर, ठीक है। कोएंजाइम Q जो होता है ये एक मोबाइल कैरियर है, इसने एक शटल के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स 3 में यहाँ से पहुँचा दिया। सिमिलरली ये जो कॉम्प्लेक्स 2 था, इस कॉम्प्लेक्स 2 में वो जो क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट टू फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रहा था और FAD बन रहा था, तो यहाँ पर इसने इस FAD के थ्रू भी FADH2 बन रहा था, तो उसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से इसने ट्रांसफर किए, इसने भी यूबिक्विनोन को दे दिए, और यूबिक्विनोन को देकर इसने भी साइटोक्रोम B को दे दिए। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ से सेकंड कॉम्प्लेक्स से भी यूबिक्विनोन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और फाइनली किसके पास जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 3 में, दैट इज योर साइटोक्रोम BC1। BC1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले साइटोक्रोम B ने लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन C1 ने लिए हैं, तो जिसने पहले लिए हैं उसका नाम पहले आएगा BC1। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, साइटोक्रोम B ने लिए, यहाँ क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, देन FADH2 के जो थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए FAD में कन्वर्ट हुआ, देन FES ने एक्सेप्ट किए, देन यूबिक्विनोन इट इज़ अ मोबाइल कैरियर, इसने यहाँ से मूव करके इसने भी इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, और जो हाइड्रोजन थे या प्रोटॉन थे वो डायरेक्टली इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जा गए। यहाँ पर इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इस साइकिल के थ्रू कैरियर प्रोटीन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इसके जो प्रोटॉन है वो डायरेक्टली उसको ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 3 में गए, एंड देन कॉम्प्लेक्स 3 से यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और जो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं उन्होंने इकट्ठे लिया उनको साइटोक्रोम C ने। साइटोक्रोम C विच इज़ अ शटल इलेक्ट्रॉन विच इज़ अनदर कैरियर, मोबाइल कैरियर, और उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाया फिर कॉम्प्लेक्स 4 में। इट एक्ट्स एज अ शटल इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने 4th कॉम्प्लेक्स में पहुंचाया विच कंटेन्स साइटोक्रोम A3 एंड सर्टेन कॉपर आयंस। ये देखिए कॉपर आयन को सबसे पहले दिया, देन साइटोक्रोम A3, तो इसलिए इसको साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। जब इसने यहाँ पर पहुंचा दिए उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है यूटिलाइज होंगे फर्दर टू प्रोड्यूस वाटर, ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे वाया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किए और ये कन्वर्ट इसने बना दिया यहाँ पर H2O। तो और किसने बनाया, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C बोलते हैं, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में इसने बनाए। और ये जितने भी यहाँ पर प्रोटॉन निकल रहे थे, ये जितने भी प्रोटॉन निकल रहे थे, तो इस जब एक तरफ प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, ठीक है। जब ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो वो सारे के सारे इकट्ठे होके क्या करेंगे, वो फिर वापस आना चाहेंगे। ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो F0 F1 पार्टिकल के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेज ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा इधर मूव करेंगे। जब ये प्रोटॉन्स जब इधर आएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP गेट कन्वर्ट इनटू ATP, और यहाँ पे ATP का ह्यूज ATP का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड दिस इज योर 4, ठीक है ना, ये येलो वाला एंड योर ग्रीन 1 एंड 4 रिलीज एनर्जी विच इज यूज टू पंप प्रोटॉन
across the inner mitochondrial membrane to form a proton gradient. जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसके थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू एक एनर्जी रिलीज हो रही है और फिर एक प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है. प्रोटोन ग्रेडियंट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड देन प्रोटोन फ्लो बैक इनटू द मैट्रिक्स. जब एनर्जी रिलीज होगी, जब वहाँ उधर एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो वो दोबारा से इस तरफ वापस आएंगे थ्रू एटीपी सिंथेस. द एनर्जी ड्राइव एटीपी सिंथेसिस. सो इट हैपन्स थ्रू योर सेलुलर रेस्पिरेशन. कैसे एटीपी बनता है और क्यों बनता है और कहाँ बनता है और कौन कौन से एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से मोबाइल कैरियर इसमें यूज होते हैं. अब अगर इसको दोबारा से एक चार्ट की फॉर्म में देखें तो ये देखिए, ग्लूकोज टू पायरूवेट कन्वर्ट हुआ किसके थ्रू? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू. अब ये जो पायरूवेट है ये इसने एंटर किया इनसाइड योर मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में. पायरूवेट ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर दी फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में. सिट्रिक एसिड साइकिल में जगह जगह पर NADH रिलीज हुए, FADH2 रिलीज हुआ, और उसके बाद ये जितने भी मॉलिक्यूल रिलीज हुए वो, क्योंकि यहाँ तो यूज हो नहीं सकते हैं, वो फर्दर चले गए आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन बनाई हुई है इन्होंने, ये वहाँ पर क्या लगे हुए हैं? F0 F1 पार्टिकल लगे हुए हैं. वहाँ पर बहुत सारे मोबाइल कैरियर लगे हुए हैं. ये देखिए, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इस पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने इनर मेम्ब्रेन पे लगे हुए बहुत सारे कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली मूव किया एंड प्रोटॉन्स डायरेक्टली मूव हुए, तो प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हुआ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली एक्सेप्ट किए ऑक्सीजन ने, प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, प्रोटॉन्स वापस आए और उसने फिर एनर्जी प्रोड्यूस की इन द फॉर्म ऑफ ATP. ये यहाँ पर सारा हुआ है. तो 3 डिफरेंट स्टेप पर ATP प्रोड्यूस हो रहा है. कुछ ATP यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे. कुछ ATP हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में भी हो रहे हैं जो GTP था. ठीक है, तो यहाँ इसको भी सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जब पूरा का पूरा ATP यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमी ऑस्मोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर जब फाइनल बल्क में होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और वो होता है कहाँ पर? हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. So it is a sequentially and orderly arranged pathway in which one substrate forming the next with glycolysis, TCA cycle and electron transport pathways, one after another. The NADH synthesized in glycolysis is transferred to the mitochondria and undergo फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. हाँ, अब तो हमें पूरी तीनों साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं. नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड. ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट. उसका फेवरेबल सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही होता है जो कि इसके अंदर पाथवे में एंटर करेगा. ठीक है, सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी हार्नेसिंग by the production of ATP in mitochondria by enzymatic phosphorylation of ADP coupled to an electron transport chain. The electron transport chain is a series of mitochondrial enzymes जो कि कहाँ लगे हुए थे? डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स पर, प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब ये सारे पॉइंट्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर शटल डाउन टू द चेन वाया NADH एंड FADH2, जिसे हम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं. ये फाइनली किसके पास जाते हैं? टू ऑक्सीजन, टू एंड इट प्रोड्यूस ATP एंड वाटर. सो ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल एक्सेप्टर. अगर हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन से कंपेयर करें तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है. आपको पता है बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हुई थी क्योंकि केवल 2 ही ATP, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस वाले ATP वहाँ मिल रहे थे. जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? फाइनली हम ETS तक आए और हाँ, यहाँ पर हमें बल्क अमाउंट में 38 ATP मिले. ठीक है, और अगर हमने किसी शटल सिस्टम का यूज़ किया है तो उसमें से 2 ATP वो कैरियर प्रोटीन के उसमें यूज़ हो जाएंगे तो 36 ATP मिलेंगे. तो यहाँ पर हमें 38 मिल रहे हैं, वहाँ 2 मिले, तो बहुत ही ज़्यादा लेस एनर्जी फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होती है. और तो हम देखते हैं यहाँ इन पॉइंट्स में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली अ पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज.
यहाँ पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था व्हेन ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड देन फाइनली एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज से या तो लैक्टिक एसिड बन जाता है या एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। यही तो फर्मेंटेशन है। और जो यहाँ पे NADH यूज होता है जो कि रिसाइकिल वहाँ करता रहता है और इस प्रोसेस में केवल 2 ATP मिलते हैं। वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कंप्लीटली डिग्रेड ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यस, जो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेड टू पायरुविक एसिड वेयर एज मेनी मोर मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर जनरेटेड अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है, फाइनल एक्सेप्टर अवेलेबल है, तो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू वो होते हुए बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फाइनल ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NADH+ rather slowly in fermentation. However, reaction is very vigorous in case of एरोबिक रेस्पिरेशन। विग्रस होगी ही क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स उसको मिल रहे हैं, वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो NADH प्रोड्यूस भी हो रहा है लेकिन उससे वो ATP नहीं ले पा रहा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो रहे हैं। सो प्लांट्स अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशल सिस्टम फॉर ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज। हाँ, ये तो हमें देखना है कि ब्रीदिंग की जो ऑक्सीजन मिल रही है वो ब्रीदिंग से मिल रही है ना, और ब्रीदिंग से मिल रही है तो प्लांट में हमने तो ब्रीथ किया तो हमारी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट RBCs हैं वो हर ऑर्गन तक लेके जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो ब्रीदिंग केवल स्टोमेटा के थ्रू, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी लीफ है वहाँ पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट के अदर पार्ट्स भी तो हैं जैसे कि रूट हो गए, लीफ हो, स्टेम हो गया, वहाँ तो ग्रीन पार्ट नहीं है, तो ओपनिंग्स वहाँ पर किस तरीके की हैं, क्या वहाँ स्टोमेटा है? नहीं, उन ओपनिंग्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। तो ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं गैसियस एक्सचेंज को बाय डिफ्यूजन। तो ब्रीदिंग सारे पार्ट करते हैं प्लांट्स के, फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट करता है, ठीक है। अगर किसी में स्टेम भी ग्रीन है तो वो भी करेगा, लेकिन मोस्टली लीफ करते हैं। लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्लांट्स में लेंटिसेल्स के थ्रू भी होता है, स्टोमेटा के थ्रू भी होता है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल इन प्लांट हैव देयर सरफेस एक्सपोज टू द एयर, जो एक्सपोज्ड है और उनके बीच में एक स्पेस होता है, वहां से वो गैसियस एक्सचेंज करते रहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन सेल लीडिंग टू द रिलीज ऑफ लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ये जो बॉन्ड हैं, ये लाइक अगर 6 कार्बन का हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया तो ये जो बीच में बॉन्ड लग रहे हैं इनमें होती है एक्चुअली एनर्जी। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इनको ब्रेक करने के लिए ही जितने भी स्टेप्स हैं वो किए जाते हैं। एक ही बार में सारे तोड़ देंगे, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, उतना हम यूटिलाइज एकदम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में वो बेकार हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे स्टेप में थोड़ी थोड़ी अमाउंट की एनर्जी यहाँ पर निकलती रहती है और जो मेन एनर्जी है वो इन बॉन्ड्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज क्या है? इट इज अ फेवरेबल सब्सटेंस फॉर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से ही शुरुआत होती है। फैट एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी, बट इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यस, इनिशियल जो स्टेज है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, वो साइटोप्लाज्म में होती है। फैट और प्रोटीन का भी होता है, अगर ग्लूकोज बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो वो अलग साइकिल है। जब मेरे ख्याल से आपके जब ये वाले पॉइंट्स वाले जो चैप्टर्स आएंगे उसी टाइम हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो। So each glucose molecule is broken down to a series of enzyme catalyze reaction into 2 molecule of pyruvic acid and this is known as glycolysis. Yes, the fate of pyruvate depends upon the availability of oxygen. अगर available है तो aerobic respiration रहेगा और अगर available नहीं है मीन्स अगर वो anaerobic condition है तो या तो lactic acid बनेगा या alcohol बनेगा, ठीक है। Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular organisms and also in germinating seeds. In eukaryotic organism, aerobic respiration occur in the presence of oxygen.
pyruvic acid is transported into mitochondria where it get converted into first acetyl coenzyme A. Yes, before Krebs cycle acetyl coenzyme A में कन्वर्ट होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और जो है फिर ये अंदर एंट्री करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में एंटर करता है। TCA साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। Krebs साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि हेंस क्रेब ने इसको बताया था। ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज सिट्रिक एसिड। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड Krebs साइकिल ऑपरेट इन द मैट्रिक्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे NADH और FADH2 जनरेट होता है। So the energy in these molecule as well as in the NADH synthesized during glycolysis are used to synthesize ATP। ये जितने भी स्टेप्स हैं वो जितनी भी इसकी एनर्जी है वो NADH का तो चेक है, कई बार बता दिया, और उसका फाइनली हमें ETS में जाकर मिलता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स में हमें ATP ज़रूर मिल जाते हैं। ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द इलेक्ट्रॉन्स एज दे मूव थ्रू द सिस्टम रिलीज एनफ एनर्जी दैट आर ट्रैप्ड टू सिंथेसाइज ATP। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसिस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो एनर्जी ट्रैप होती है उससे अल्टीमेटली ATP सिंथेसाइज होती है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेट रिड्यूस टू वाटर। इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। द रेस्पिरेटरी पाथवे इज अ एम्फिफोलिक पाथवे क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म के स्टेप्स भी हैं यानी कि सिंथेसिस के स्टेप्स भी हैं और कैटाबॉलिज्म की यानी कि बॉन्ड टूटने के स्टेप्स भी हैं, तो इसे हम एम्फिबोलिक पाथवे भी कहते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा क्लियर हो गया है। इसमें आपको अलग अलग पाथवे में कितने ATP सिंथेसाइज हुए हैं ये भी मैंने आपको बताए हैं। ग्लूकोज में हमारे को जो नेट गेन है, ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा नेट गेन है वो है 2 ATP का, और जो टोटल गेन है वो है हमारा 8 ATP का। ये मैं तीसरी चौथी बार फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NADH भी बन रहे हैं। अब अगर हम Krebs साइकिल की बात करें तो Krebs साइकिल में हमारे को जो टोटल ATP मिलते हैं दैट इज 24 ATP टोटल। NADH को भी अगर हम यूज करें, और वो जो इंटरमीडिएट स्टेप था हमारा जिसमें हम पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर रहे थे, इंटरमीडिएट, इससे पहले इंटरमीडिएट वाला ही लिखना चाहिए आई थिंक, वहां पर भी हमको 6 ATP मिलते हैं जो कि यहाँ नहीं मिलेंगे, NADH की फॉर्म में है, तो वहां जाकर टोटल मिलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, और वहां पर हमें 24 मिल रहे थे Krebs साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में या TCA साइकिल में। तो ये इसका पूरा लेखा जोखा है। हमें इस तरीके से तो टोटल 38 ATP का गेन होता है, और इंडिविजुअल में कितना होता है ये हमने ड्यूरिंग ईच साइकिल बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, हम उस टाइम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।